कि जो नकारा विपक्ष है, मैं यही शब्द कर रहा हूं यूज, जो नकारा विपक्ष है वो इन समस्याओं को लेकर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक भी शब्द। हरियाणा में पिट लिए तब भी यह शब्द नहीं निकला, और अब जब महाराष्ट्र में बुरी तरह से पिट गए हैं तब थोड़ी थोड़ी सी आवाज निकलनी शुरू हुई, लेकिन बावजूद उसके जिस आंदोलन की दरकार है, जिस आंदोलन की जरूरत है, उस आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है, अगर इस देश से खत्म नहीं हुई तो आपके सारे मुद्दे, सब कुछ, इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, जो पॉलिटिकल पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो पॉलिटिकल पार्टियां इस को बनाए रखना चाहती हैं, और जब तक वो रहेगी वो जीतते रहेंगे। आपकी आंखों के सामने है कैसे लोकसभा 2024 का चुनाव जीता गया, कैसे हरियाणा का चुनाव जीता गया, और कैसे बिल्कुल रिसेंटली महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया है। तो जब तक नहीं हटेगी, जब तक, मैं सीधे शब्दों में कहता हूं कि मोदी सरकार, भाजपा सरकार, आप इन्हें नहीं हटा सकते। और आज की तारीख में इस देश में तमाम बीमारियों, तमाम दिक्कतों और तमाम समस्याओं की अगर कोई मूलभूत जड़ है तो वो है मोदी सरकार। और व्यक्ति अगर कहें तो दो ही हैं, एक चौकीदार और एक तड़ीपार। यही दोनों इस समस्याओं की जड़ है, बहुत सीधे शब्दों में। जब तक नहीं हटेगी तब तक ये नहीं हटेंगे। आपने देखा साथियों, 2024 में जो धांधली हुई, 3 बड़ी एजेंसियों ने, जिसमें एक द वायर, दूसरी जो आपकी संस्था है वोट फॉर डेमोक्रेसी, और तीसरी है एडीआर, इन तीनों पार्टियों, तीनों संगठनों ने, इन सामाजिक संस्थाओं ने बहुत रिसर्च करने के बाद सारे सबूतों के सहित, सारे प्रमाण सहित यह सिद्ध किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी धांधली हुई। 4 करोड़ 65 लाख और लगभग 46,000, लगभग, जो अगर माने मोटे शब्दों में, तो 5 करोड़ वोटों की बेईमानी हुई। तब यह सरकार बनकर आई। 79 सीटें इसकी वजह से जीती गई। अगर वो 79 सीटें आप माइनस कर दीजिए तो मोदी धड़ाम से नीचे गिरेगा और 161 पे, 160-161 पे टिक जाएगा, सरकार नहीं बनती। दिक्कत ये नहीं है कि ये धांधली हुई है, ये तो दिक्कत है ही। इससे बड़ी दिक्कत है कि जो नकारा विपक्ष है, मैं यही शब्द कर रहा हूं यूज, जो नकारा विपक्ष है वो इन समस्याओं को लेकर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक भी शब्द। हरियाणा में पिट लिए तब भी यह शब्द नहीं निकला, और अब जब महाराष्ट्र में बुरी तरह से पिट गए हैं तब थोड़ी थोड़ी सी आवाज निकलनी शुरू हुई, लेकिन बावजूद उसके जिस आंदोलन की दरकार है, जिस आंदोलन की जरूरत है, उस आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। एक इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी है कि अनुच्छेद 324 के तहत देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएगा, वो व्यक्ति चोरी और सीनाजूरी करते हुए जबरदस्ती बेईमानी कर रहा और कहीं किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। एक प्रधानमंत्री का गुलाम होकर इस देश का जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, इस देश के लोकतंत्र को तमाम खत्म कर रहा। लोग चुप हैं, पार्टियां चुप हैं। इसलिए साथियों, क्योंकि 2025 में जनवरी और फरवरी में, जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, फरवरी में चुनाव दिल्ली में है, अगर टाइम से होते हैं तो। हम लोगों ने यह तय किया है कि 10 दिसंबर को पहले दिल्ली में और फिर इसके बाद पूरे देश से को कैसे हटाया जाए, यह आंदोलन जन आंदोलन कैसे बनाया जाए, उसकी घोषणा, उसकी पूरी रूपरेखा कैसे कैसे हम ये सारा चलेगा, उसकी घोषणा करने जा रहे हैं साथियों। मुझे जगह जगह से लोगों के फोन आ रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूं कि साथी लगातार मैसेज भेज रहे हैं कि हम 10 दिसंबर के प्रोग्राम में आएंगे, पूरी टीम के साथ आएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि साथियों, अगर देश बचाना चाहते हो, अपनी आने वाली पीढ़ी बचाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, तो अब जब इसमें अदालतें भी खत्म हो चुकी हैं, मुझे कहने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि इस देश में एक बड़ा गठजोड़ बन चुका है। इस देश में जो पूंजीपति हैं वो, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, जो सरकार है वो, साथ में जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो, साथ में आरएसएस और मीडिया, आपकी बात नहीं मैं कर रहा, उस मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, और वो रहा ही नहीं क्योंकि पूंजीपतियों ने उसे खरीद लिया। इन सबका एक नेक्सस है, इन सबका एक सिंडिकेट, माफिया खड़ा हो गया है, जो हर सूरत में इस देश के तमाम संसाधनों को,
इस देश की सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहता है और अदालतें, इस पूरे माफिया के साथ में अदालतें जुड़ गई हैं, सारी कोर्ट इसके साथ में खड़ी हो गई हैं। तो आप जाएंगे कहां? अदालत, वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको। अभी देखा, एक पिटीशन पड़ी है, जस्टिस सीजेआई साहब ने वो पिटीशन जस्टिस दत्ता को मार कर दी है, और जस्टिस दत्ता और सीजेआई साहब 2024 के इसी चुनाव में अप्रैल में ईवीएम की तमाम पिटीशंस को खारिज कर चुके हैं। तो क्या मिलेगा आपको? और कोई पार्टी जन आंदोलन के तैयार नहीं। और मेरा स्पष्ट मानना है कि अब जन आंदोलन के अलावा कुछ नहीं रह गया है, केवल और केवल जन आंदोलन है जो इस देश को बचा सकता है। तो इसलिए मैं जनता से आह्वान कर रहा हूं, अगर चाहते हो अपने आप को बचाना, अपनी पीढ़ी को बचाना, इस देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाना, 10 दिसंबर को बड़ी से बड़ी संख्या में आइए। 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में हम दिल्ली में यात्रा शुरू करेंगे। पूरा प्रोग्राम कैसे होगा उसकी घोषणा तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे। बाकी और सारी चीजें हमारे साथी बताएंगे, पर मैं तो आपको एक बात कह के बात खत्म करूंगा। स्थिति कितनी भयानक है आप इसका अंदाजा इससे लगाइए साथियों। महाराष्ट्र के इस चुनाव में शोलापुर जिले में, उसमें एक तहसील और एक विधानसभा है। उस विधानसभा के अंतर्गत एक गांव है मारकंडीवाड़ा एक गांव है। उस गांव के लोगों ने, उसमें 2000 वोटें हैं, 1900 के लगभग वोटें पड़ी, और उसमें से वहां पे जो कैंडिडेट जीता है वो एनसीपी शरद पवार गुट का व्यक्ति जीता है, और जो व्यक्ति वहां से हारे हैं बाकी सारे हैं वो सब, उसमें 1004 वोट पड़ी हैं बीजेपी के व्यक्ति को, और 848 के लगभग वोट पड़ी हैं उस एनसीपी के व्यक्ति को। उस गांव का कहना है कि भाई ये गांव, जो ये कैंडिडेट है एनसीपी का, हम इसके एक तरह से कर्जदार हैं, ये हमारे गांव के साथ दुख सुख में खड़ा रहता है। तो ये कैसे हो सकता है कि इसको कम वोट मिली हो जबकि पूरा गांव इसके साथ में है? तो हम सिंपल, जो चुनाव हो गया हमें उससे कुछ लेना देना नहीं, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं, ये गांव वालों का कहना कि हम ये चाहते हैं अपने गांव में बैलेट पेपर से हम लोग वोट डालें ताकि जानें कि सच्चाई क्या है, वही जो दिखाई जा रही है या कुछ और है। तो उन्होंने तहसीलदार से रिक्वेस्ट करी कि आप रिटर्निंग ऑफिसर बन जाएं। उन गांव वालों ने अपने पैसे से 2000 बैलेट पेपर छपवाए, सारी व्यवस्था करी, और उन्होंने कहा कि भाई हम बैलेट पेपर से वोट डालेंगे। और लोगों से सिर्फ यही कहा कि जिन लोगों ने उस चुनाव में वोट डाला है वही लोग वोट डालें, और जिसको उन्होंने डाला उसी को डाला, कहीं कोई किसी पर कोई दबाव नहीं किसी तरह का। सारी व्यवस्था हो गई। क्या हुआ, ये कल वोट पड़नी थी, कल जो गई है 3 तारीख, लेकिन 2 तारीख की रात को ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भिजवा के अर्धसैनिक बलों की तैनाती कराई। तो अर्धसैनिक बल कौन तैनात करता? गृह मंत्रालय, उसी के अंडर में है। तो साफ जाहिर है कि गृह मंत्रालय यानी केंद्र सरकार इसमें शामिल है। महाराष्ट्र में तो सरकार आज अभी तक है ही नहीं, जो भी है वो टेम्परेरी सरकार है। वहां को पूरा उस गांव को छावनी बना दिया गया, उन लोगों को वोट डालने नहीं दी गई। इससे बड़ी तानाशाही क्या होगी? यानी लोग अपने आप कह रहे हैं कि भाई हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, हम अपने विषय में तो पता करें हमने किसको वोट दी है। वो वोट डालने नहीं दी जा रही। कारण क्या है? इसके पीछे सीधा कारण है कि सरकार की बेईमानी सबके सामने, दुनिया के सामने उजागर हो जाती है। लेकिन इसमें 2 चीजें हैं सिर्फ। एक कि इस कदर तानाशाही है कि आप किसी को बोलने भी नहीं दे रहे हैं, वोट भी नहीं डालने दे रहे हैं। और दूसरा यह है कि बाकी सबको जो है मैसेज है, हरियाणा के लोगों को भी, महाराष्ट्र के लोगों को भी, कि भाई जब ये इस तरह से बेईमानी चल रही है तो भाई हर गांव में ये सारी चीजें कराओ कि भैया हम तो अपनी बैलेट पेपर से वोट डालेंगे, पता तो लगाएं कि हमारी वोट गई हैं, कहां गई हैं, और जो के लिए उनसे मिलान कराएं। कहां तक छावनी बनाएंगे? एक गांव में बना देंगे, 2 में बना देंगे, 10 में बना देंगे, पूरे देश में छावनी बना देंगे क्या?